आप लोग अटेंडेंस दो फटाफट, ठीक है। अभी इसमें इस क्लास में प्रॉब्लम यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से इधर दिक्कत होती है। बाकी जो क्लास हैं उसमें कम स्टूडेंट्स हैं, उनको हैंडल करना आसान होता है। 10 15 20 25 स्टूडेंट मैं नाम से जानता हूँ सबको, सेकेंड ईयर है, तो उधर प्रॉब्लम नहीं होती, इधर यही एक प्रॉब्लम है। चैट मैंने इनेबल कर दिया है, उधर आप लोग अटेंडेंस दे दो। ठीक है, यानी अभी मेरे ख्याल से सभी ने अटेंडेंस दे दिया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी मैं 15 मिनट, 10 15 15 या 20 मिनट पहले आप लोगों को दे दूंगा मौका, क्योंकि उसमें आप लोग को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है उसको करने भी है, उसके बाद उसको आपको स्कैन करना है, उसको अपलोड करना है, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग थ्योरीज की बात कर रहे थे, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था देयर आर 4 टेक्निक या थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर: नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एंड मॉडिगिलानी एंड मिलर अप्रोच, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से भी उसको डिवाइड कर सकते हैं, रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस थ्योरीज, ठीक है। आपके सिलेबस में यही दिया गया, रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस थ्योरी। तो जो आपकी रेलेवेंस थ्योरी है, मतलब जहां पर ये मानते हैं नेट इनकम अप्रोच पे जो जाता है कि मतलब कि ये मान के चलते हैं कि जो भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में अगर कोई भी चेंजेस होते हैं, वहां पर अगर आपका डेट का पोर्शन बढ़ाया जाता है, इक्विटी का पोर्शन कम किया जाता है, तो उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है या आपके फर्म की वैल्यू है, ठीक है, वहां पे दोनों जगह आपको उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये अप्रोच में आप आता है नेट इनकम अप्रोच, जो पूरी तरीके से यही इसी अप्रोच पे चल देगा कि आपका जो भी अगर चेंजेस अगर होते हैं आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर से मतलब क्या है, जो आपका डेट है, जो आपका इक्विटी है, ठीक है। डेट और इक्विटी को मिलाकर ही तो आपने अपनी कैपिटल को रेज किया होगा, ठीक है। तो वहां पर जो कॉम्बिनेशन है, अगर वहां पर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, सपोज मैं डेट को इंक्रीज किया, मैंने इक्विटी को डिक्रीज किया, तो उसका इफेक्ट आपको फर्म की वैल्यू पर या फिर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर उसका इम्पैक्ट आपको दिखता है, ठीक है। ये पूरी तरीके से इसी अप्रोच पर चलते हैं, नेट इनकम अप्रोच। ट्रेडिशनल में अप्रोच अभी हम लोग ने बात नहीं की है, लेकिन मैंने जैसे कि थोड़ा बहुत बताया था, यहाँ पे दोनों चीजों के साथ चलते हैं, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, लेकिन ज्यादा हम लोग रेलेवेंस थ्योरी की तरफ है ट्रेडिशनल अप्रोच में। मतलब कि हम ये बोलते हैं इफेक्ट होता है। अगर नेट इनकम में क्या होगा कि आपका जैसे जैसे आप एक ही डायरेक्शन में जो है आपको वो इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। अभी मैं जब ट्रेडिशनल अप्रोच जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे कि नेट इनकम और ट्रेडिशनल में डिफरेंस क्या हो। अभी ये मान के चलिए कि ये दोनों आपकी रेलेवेंस थ्योरी है, जहां पर ये माना जाता है कि अगर मैं कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी मॉडिफिकेशंस करूंगा, उसका इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फर्म की वैल्यू पड़ेगा। इररिलेवेंस थ्योरी मतलब कि नहीं पड़ेगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ भी एक जो आपको दोनों थ्योरीज बताई गई, नेट ऑपरेटिंग इनकम, ये पूरी तरीके से मानते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप कुछ भी चेंजेस कर लो, वो उसको कंसीडर ही नहीं करते। वहां पर वो ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर करते हैं। मतलब कि जो आपका इंटरेस्ट से पहले वाली इनकम है, ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट के बाद वाली इनकम को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो यानी डेट वाला पोर्शन मैंने अलग कर दिया ना, इंटरेस्ट को हटाकर, घटाकर, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट पड़ेगा रेलेवेंस थ्योरी में। अगर इररेलेवेंस थ्योरी में हम लोग ऑपरेटिंग इनकम, मतलब कि बिफोर नेट एंड ईबीआईटी, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो आपकी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है उसको हम कंसीडर करते हैं। इसलिए कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी चेंजेस अगर होता है तो उधर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपके फर्म की वैल्यू पर या फिर आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है। और इसी तरह मॉडिगिलानी मिलर एंड मिलर अप्रोच है, यहाँ पर ये ठीक है, ये चीज तो कंसीडर कर रहे हैं कि इफेक्ट नहीं पड़ता, मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है, मतलब कहीं कहीं पर वो मानते भी हैं। यहाँ पर मॉडिगिलानी में दो दो थ्योरीज हैं, वो हम लोग आगे जब देखेंगे कि क्या दो थ्योरी है। बिफोर वहाँ पे दो चीजें वहाँ पे कंसीडर की जाती है कि अगर कॉरपोरेट टैक्स मतलब को कंसीडर किया जा रहा है, अगर कॉरपोरेट टैक्स अप्लीकेबल है, ठीक है, अब ये मान के चलते हैं कि कॉरपोरेट टैक्स लगाया जा रहा है, तो एक थ्योरी है। अगर देयर इज नो कॉरपोरेट टैक्स तो दूसरी थ्योरी है। ठीक है। तो वहां पे चीजें मतलब है तो इररिलेवेंस थ्योरी, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, वहां क्योंकि दो तरह के अप्रोच काम करते हैं। और सबसे मॉडर्न थ्योरी या फिर जो अभी एप्लीकेबल थ्योरी, या सबसे जो अभी इस सिचुएशन, इस समय सबसे जो ये बोल सकते हैं, जो सबसे ज्यादा जिस थ्योरी पे हम लोग रिलाई कर सकते हैं, वो आपको मॉडिगिलानी एंड मिलर थ्योरी है। ठीक है। तो बाकी हम लोग ने नेट इनकम को देख लिया था। नेट इनकम मतलब यहाँ पे देखिए कंसीडर कर रहे हैं देयर आर नो कॉर्पोरेट टैक्सेस। ठीक है, मॉडी गिलानी में हम लोग को दोनों चीजों पे लेके चलना है, देयर आर टैक्स कॉर्पोरेट टैक्सेस एंड देयर आर नॉट कॉर्पोरेट टैक्सेस। तो नेट इनकम अभी मैंने बताया, इफेक्ट पड़ता है, पूरी तरीके से पड़ता है, चाहे वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो या फर्म की वैल्यू हो। जो यहाँ पे इफेक्ट आप लोग को दिखा भी था, यहाँ पे जो मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम क्वेश्चन को यहाँ पे किया गया है। वहां पे पहले ये क्वेश्चन था, यहाँ पे फर्म की वैल्यू 8,80,000। ठीक है। फिर दूसरी बार फर्म की वैल्यू 9 लाख बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि भाई मैंने कुछ चेंजेस किया होगा, यहाँ डेट को पोर्शन को कुछ बढ़ाया हो गया होगा। जैसे यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, द कंपनी डिसाइड टू रेज 1 लाख बाई इशू ऑफ 10% डिवेंचर। तो इन्होंने डिवेंचर्स को बढ़ाया, इक्विटी का प्रोपोर्शन कम हुआ है, जिसकी वजह से फर्म की वैल्यू बढ़ गई। यहाँ पर ये भी एक अप्रोच है भाई नेट इनकम, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी कर लेते हैं। नेट इनकम अप्रोच में एक ये भी एजम्पशन है कि भाई डेट हमेशा क्या होता है आपका बहुत ही चीपेस्ट फॉर्म है फंड रेस करने का, चीपेस्ट जो आपका सोर्स है फंड रेस करने का। तो इसकी वजह से अगर आप डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाते हो, तो आपका आपके जो भी फर्म की वैल्यू है या कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, उस पर पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। मतलब कि आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है। एनआई अप्रोच ये बोलता है। तो ये चीज यहाँ पर दी गई, इसी वजह से आपके फर्म की वैल्यू बढ़ गई है यहाँ पर देखिए। और जो ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो पहले 11.36 था, बाद में 11.1 हो गया, कम हो गया। ठीक है, ये है आपका एनआई अप्रोच। इसी तरह से ये दूसरा भी क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग ने बात की थी नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की। ये पूरी तरीके से अपोजिट है। इसको जो है बनाया उन्हीं ने, मतलब डोरन जिन्होंने एनआई अप्रोच दिया था, उन्होंने ही एनओआई अप्रोच दिया। मगर ये पूरी तरीके से अपोजिट है, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ एनआई अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज नॉट एट ऑल अफेक्टेड बाय द कैपिटल स्ट्रक्चर चेंजेस। कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके फर्म की वैल्यू पर नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ भी फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, अगर कुछ भी होगा, यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी चेंजेस हम करेंगे, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका देखिए यहाँ पे प्रूव करके भी दिया गया है 12.5% ही है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हो ही चुकी है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये सारी चीजें। आ, हाँ, अभी ये जो अप्रोच है ये नहीं हुआ था। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है,
मुझे आप लोग रिमाइंड करा दीजिएगा 10 मिनट बाद, ठीक है? अगर मैं 10 मिनट, वैसे मैं कोशिश करूंगा 10 मिनट बाद। मैंने 11:40 पर मैंने सोचा है कि आप लोग को छोड़ दूंगा, जिससे आप लोग को टाइम मिल जाए सरप्राइज टेस्ट करने का। तो यहाँ पर देखिए, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वहां पर ये बताया गया है कि यहाँ दोनों चीजें एनआई और एनओआई दोनों लेके चल रहे हैं, ठीक है? मतलब ये भी बोल रहे हैं कि भाई इफेक्ट पड़ता है, मगर वैसा नहीं पड़ता है जैसा नेट इनकम अप्रोच पे लेके चलते हैं। मतलब वहां पर क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, अगर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा रहे हैं, अगर इक्विटी को कम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि भाई आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। ये बिल्कुल नहीं बोलते। ये वहां पे अगर आप चेंजेस होते हैं तो इफेक्ट तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा, आपका फर्म की वैल्यू या फिर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो वहां पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, मगर इस तरह से नहीं चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैंने डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुआ, फर्म की वैल्यू बढ़ी, और फिर मैंने वापस फिर से डेट का प्रोपोर्शन बढ़ाया, मगर अभी क्या हो गया, अभी आपकी फर्म की वैल्यू कम हो गई और कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ गया। इस तरह से भी हो सकता है। ये इस अप्रोच पे काम करते हैं। तो ये केवल ये नहीं बोलते कि भाई जो डेट जितना आप बढ़ाते चले जाओ उतना आपके लिए बेटर होगा, उतना आपके फर्म की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। इक्विटी जितना आप कम करते रहोगे, ठीक है, उतना आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ेगी और उतना आप ऐसा, ये चीज प्रैक्टिकली भी नहीं पॉसिबल है, और जो है ये चीज उतनी सही भी नहीं मानी जा सकती। अगर आपने डेट बढ़ा दिया यानी कि आपने रिस्क को बढ़ाया है, क्योंकि उतना पैसे तो आपको जो आपके बैंक है या फिर जो आपके डिवेंचर होल्डर हो तो देने ही पड़ेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चली गई तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बैंकक्रप्ट हो जाएंगे, पैसे ही नहीं होंगे उनके पास देने के लिए। तो इसलिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है? तो इसलिए ये आपका ट्रेडिशनल अप्रोच बताता है कि भाई एक लिमिट होती है, आप डेट थोड़ा बहुत एक ऑप्टिमम एक कॉम्बिनेशन होता है, बस वहां तक ले जाओ, उसके ऊपर लेके जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस अप्रोच पे काम करता है। तो द ट्रेडिशनल अप्रोच इज आल्सो नोन एज अ इंटरमीडिएट अप्रोच, इज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम ऑफ एनआई। ये जो आपका एनआई है, एनओआई है ना, दो एक्सट्रीम्स है, ठीक है, और इसके बीच की जो थ्योरीज है वो ट्रेडिशनल और मॉडिकुलरी है। ठीक है, ये दोनों एक्सट्रीम्स है, एक बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता, एक बोलता है बिल्कुल यहाँ ही यही सही है। और ये दोनों जो थ्योरीज है, ट्रेडिशनल और मॉडिकुलरी, ये दोनों इसके बीच के थ्योरीज है। तो वही बता रहे हैं, इज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स ऑफ एन आई अप्रोच एंड द एन ओ आई अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द वैल्यू ऑफ फर्म कैन बी इंक्रीज इनिशियली, or the cost of capital can be decreased by using more debt, as the debt is a cheaper source of fund than equity. Thus optimum capital structure can be reached by proper debt equity mix. वही चीज जो मैंने बताई, प्रॉपर आप डेट इक्विटी मिक्स बनाओ तो वो आपका ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर है। बट बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इंक्रीजेस, बिकॉज इंक्रीज्ड debt increase debt increase the financial risk ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर। मगर बियॉन्ड, अगर उसके आप बियॉन्ड आप डेट या इक्विटी दोनों अगर बढ़ता है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतना भी डेट बढ़ा लो आपका फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, तो वो चीज है बता रहे हैं। द एडवांटेज ऑफ चीपर डेट एट दिस पॉइंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर इज ऑफसेट बाय द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आफ्टर दिस देयर कम a stage when the increased cost of equity cannot be offset by the advantage of low cost debt. Thus, overall cost of capital, according to this theory, decreases up to a certain point, remain more or less unchanged for moderate increase in debt thereafter. The increase of rises beyond a certain point, even the cost of debt may increase at this stage due to increased financial risk. ठीक है, वही चीजें जो मैंने अभी बताई, इसको इस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए बताया गया है, कैपिट कंप्यूट मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एनओआई जो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 2 लाख रुपए है। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 लाख रुपए है। जो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम है वो 2 लाख रुपए है, और टोटल इन्वेस्टमेंट नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी कि ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, याद रखना, नेट ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स।
अगर आपका नेट इनकम होता तो यानी आफ्टर इंटरेस्ट है, ठीक है, आफ्टर टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट दिया गया, मगर आपका एनओआई मतलब कि बिफोर इंटरेस्ट है। तो इन्वेस्टमेंट आपका टोटल 10 लाख रुपए है, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का जो आपका है वो 10 लाख रुपए का है। और इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट यहाँ पर देखिए दिया गया है, इफ द फर्म यूजेस नो डेट। आप अगर सपोज फर्म के पास कोई भी डेट नहीं है, यानी जो टोटल 10 लाख है ये इक्विटी के हैं, तो ये आपका क्या, तो जो है आपका जो कैपिटलाइजेशन रेट है, यानी कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 10% है, ठीक है। इस, इसी तरह इफ फर्म यूजेस 4 लाख डिवेंचर्स, 4 लाख डिवेंचर्स, ठीक है, अगर 4 लाख रुपए डिवेंचर, 6 लाख रुपए इक्विटी के हैं तो 11%। इफ फर्म यूजेस 6 लाख डिवेंचर्स देन 13%। ओके। तो ये तीन कंडीशंस बताई गई है, तीन अलग अलग कैपिटल स्ट्रक्चर बताया गया है, ठीक है। एक जगह कोई डेट नहीं है, टोटल इक्विटी। एक जगह 4 लाख रुपए आपके डेट के हैं, 6 लाख आपके इक्विटी होगा जो बचा हुआ होगा। एक जगह 6 लाख रुपए आपके डेट के हैं और 4 लाख रुपए आपके इक्विटी के हैं, ठीक है। एज्यूम दैट 4 लाख डिवेंचर्स कैन बी रेज्ड बाय 5% इंटरेस्ट, वेयर एज 6 लाख डिवेंचर्स कैन बी रेज्ड एट 6% इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 लाख रुपए जो यानी कि बी, जो सेक्शन बी है, मतलब कि जो क्वेश्चन का बी पार्ट है, वहां पर जो जहाँ पर जो आपके 4 लाख के डिवेंचर्स है, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है, और जहाँ पे 6 लाख रुपए के डिवेंचर है वहां पे 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए तीनों अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर, देखिए इफ देयर इज नो डेट, उस समय आपके फॉर्म की वैल्यू क्या है, इस इफ देयर इज 4 लाख रुपीज डेट, 5% डिवेंचर्स, तो आपकी फॉर्म की वैल्यू क्या है। अगर आपका 6 लाख रुपए 6% इंटरेस्ट रेट से डिवेंचर है तो उस समय फॉर्म की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी दिया गया है, माइनस लेस क्या किया गया, इंटरेस्ट यानी कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है, जो आपको बताया गया 5% एंड 6% इस केस में। फर्स्ट केस में तो है ही नहीं डेट, तो यहाँ पर कुछ भी माइनस नहीं करना है। और ये आपका 20,000 रुपये माइनस हो गया, 5% ऑफ 4 लाख और 6% ऑफ 6 लाख, ये आपका माइनस हो गया इंटरेस्ट का। बचा हुआ पैसा कहाँ, किसके लिए बचा, इक्विटी जो शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं 2 लाख रुपए केस ए में, केस बी में 1,80,000, 20,000 रुपये माइनस हो गए इंटरेस्ट के, और इधर 36,000 माइनस हो गए, और आपका आ गया 1,64,000। अभी इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट या कॉस्ट ऑफ इक्विटी तीनों का अलग है, बताया था अभी मैंने, 10%, 11% एंड 13%। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ जो इक्विटी है वो पता चल जाएगा। वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ किस तरह से आप पता कर सकते हो। अगर यहाँ पर क्या है, 10% आपका जो है 2 लाख रुपए, जो है 10% तो 100% कितना होगा, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। 2,000 रुपए तो आप इनके रिटर्न है ना, 2,000 रुपए तो अर्निंग है ना, सॉरी 2 लाख रुपए तो अर्निंग है ना। तो अर्निंग एक ये इन्होंने अमाउंट में बता दी, 2 लाख रुपए है, और जो रेट है वो 10% है, यानी कि 2 लाख रुपए अगर 10% है तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या होगी इक्विटी की, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 into 100, ये आपका आ जाएगी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, ठीक है। इस तरह से ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस तरह से आपका इक्विटी की वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वो केस ए में है 20 लाख, केस बी में 16,36,000 3,363, एंड केस सी में 12,61,538 रुपीज, ठीक है। इस अभी इसमें ऐड क्या करना है, इसमें डेट की वैल्यू आपको ऐड करनी है, और आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म वो आपको पता चल जाएगा। केस ए में कुछ भी नहीं है डेट की वैल्यू, ठीक है। केस बी में 4 लाख रुपए थी, ये आपने ऐड कर दिया, और केस सी में 6 लाख रुपए थे, ये आपने ऐड कर दिया। इस तरह से फर्म की वैल्यू अभी आपको आ गई तीनों केस में, ठीक है। अभी देखिए पहले केस में जो फर्म की वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है, दूसरे केस में 20,36,363 है, और तीसरे केस में 18,61,538 है। ये है मतलब आपका बोल सकते हैं ये आपका ट्रेडिशनल जो थ्योरी है वो इस तरह से यहाँ पे चीजें बता रहे हैं कि अगर आपका 20 लाख रुपए आपका फर्म की वैल्यू है, और अगर मैं यहाँ पर डेट का प्रोपोर्शन बढ़ा देता हूँ, या डेट मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया, तो जो फर्म की वैल्यू आ गई वो 20 लाख 20,36,363 रुपीज हो गए, यानी बढ़ गया। मगर जैसे ही मैंने और बढ़ाता हूँ डेट को, तो ये वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है।
मगर एनआई अप्रोच क्या बोलता है, जैसे जितना आप बढ़ाते चले जाओगे डेट उतना ही आपके फर्म की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं यहाँ पर। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर आपका जो फर्म की वैल्यू है वो कम हो गई। ठीक है, यही है आपकी ट्रेडिशनल थियरी। ओके, इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाता है आपको पता ही है। ठीक है, अर्निंग जो भी है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म इनटू 100। ठीक है, जो अर्निंग है 2 लाख रुपए डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म यानी कि 20 लाख इंटू 100। इसी तरह केस बी में 2 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म 20,36,363 इंटू 100। इस तरह से मैंने जो है आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी यही चीज आपको देखने को मिल रही होगी, पहले 10% था, जैसे ही मैंने डेट इंक्लूड किया कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो गया, 9.8% हो गया। और ज्यादा मैंने डेट इंक्लूड किया तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेरा बढ़ गया, 10.7% हो गया। ठीक है, तो इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव द दैट इफ डेट ऑफ ₹4 lakh इज इशूड, the value of firm increases and the overall cost of capital decreases. But if debt is used to finance in place of equity of 6 lakh debentures, the value of firm decreases and overall cost of capital increases. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मैंने डेट को इंक्लूड किया जिस मगर कम हो गया, लेकिन यहाँ पर और ज्यादा इंक्लूड किया और मेरे इक्विटी का प्रोपोर्शन कम हुआ, इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे ज्यादा कॉस्ट ऑफ कैपिटल लग रहा और फर्म की वैल्यू भी मेरी कम हो गई। ठीक है, किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो, वरना अभी आप लोग सरप्राइज टेस्ट के लिए जा सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से मैं अलाउ कर रहा हूँ आप लोग को, चैट बॉक्स अलाउ मैं इनेबल कर रहा हूँ, आप लोग जिनके भी अटेंडेंस रह गई है वो दे दे। और आप लोग यहाँ से एग्जिट ले सकते हो और सरप्राइज टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। रोल नंबर के अकॉर्डिंग करना है, याद रखना, 1 to 15, सेट ए 16 to 30, सेट बी 31 to 45, सेट सी एंड 46 to 62, सेट डी। ओके, ठीक है, फिर अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है मैं मीटिंग यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, आप लोग सरप्राइज टाइम पे सबमिट कर देना बिफोर 12। ओके, थैंक यू क्लास।